हेलो हेलो दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आज फिर एक अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जितना भी मैंने अभी तक अपनी 3 वीडियोस डाली हैं या मेरी आने वाली वीडियोस में जो भी टॉपिक्स होंगे या जो भी स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को बताऊंगा या देने की कोशिश करूंगा, वो सब एक जनरलाइज्ड स्टडी मटेरियल है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो टेट है, चाहे वो सुपर टेट है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो रेलवेज़ का है, चाहे वो सिविल सर्विस है या यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, एटलीस्ट कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपको ऐसा नहीं है कि ये जो स्टडी मटेरियल है ये केवल सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये सभी एग्ज़ामों को कवर करते हुए स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। तो आप इससे बिल्कुल निश्चित रहिए कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ये इतिहास के टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड बात, दोस्तों, मेरे से कुछ लोगों ने या मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन करके मैसेजेस के थ्रू ये पूछा कि सर आपने कहाँ से कैसे अपनी स्टडी को कवर किया, कहाँ से अपने नोट्स बनाए, क्या क्या आपने यूज़ किया। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम पूरा अनुज शर्मा है। मैंने अपनी स्कूलिंग एक साधारण स्कूल से ही यूपी बोर्ड में क्लियर पास आउट की है। आफ्टर द स्कूलिंग करने के बाद 12th के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग यूपीटीयू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पास की। उसके बाद लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा जॉब्स को लेकर। फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, फिलिप्स नाम की कंपनी थी, एमएनसी, उसमें वर्क किया एज ए एग्जीक्यूटिव क्वालिटी इंजीनियर के तौर पर। लेकिन वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि मुझे पढ़ना और पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता था, पहले से मुझे पढ़ाना और पढ़ना दोनों चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने एक एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए गवर्नमेंट टीचर के लिए और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरी एक विचारधारा है कि आपने अब तक अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जो प्राप्त किया, जो सीखा या कुछ भी स्टडी करी है, अगर आप उसे किसी के साथ बांटोगे तो वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। और इसी विचारधारा के साथ, इसी थॉट के साथ मैंने अपना एक चैनल डेवलप किया, एजुकेशन अड्डा, और उसी में ही मैं अपनी स्टडी, जो भी कुछ मैंने सीखा है आज तक, मेरे गुरुओं ने मुझे जो पढ़ाया या मैंने उनसे जो प्राप्त किया, वो सब आपके सामने मैं इस वीडियो में डालता हूँ। और आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि किसी भी एग्ज़ाम को किसी एग्ज़ाम की पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल नहीं है। जो भी कुछ है, सब कुछ टोटल सभी एग्ज़ामों को मिलाकर स्टडी मटेरियल डाला गया है वीडियोस के अंदर। तो 2 बातें दोस्तों मैंने आपसे आज शेयर करी, थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, और जो लोगों के मन में शंकाएं थी कि ये वीडियोस केवल किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर है, तो शंकाएं मैं आशा करता हूँ आपकी दोनों ख़त्म हो चुकी होंगी। चलिए आज अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक्स पर चलने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करा देता हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने स्टोन एज, पाषाण काल को पढ़ाया था। मैंने पाषाण काल में आपको एक चीज़ बताई थी कि मानव ने जो कुछ भी अपना यूज़ किया औजार बनाने के लिए, वो सिर्फ पत्थरों को यूज़ किया। लेकिन अब बात पाषाण काल से आगे की आती है, तो मानव ने कुछ धातुओं का भी यूज़ करना स्टार्ट किया। वही सब कुछ आज हम अपने टॉपिक्स में क्लियर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक्स हैं ताम्र पाषाण काल और दूसरा टॉपिक है महापाषाण काल। ये मेरी वीडियो हिस्ट्री के पार्ट 3 के नाम से आप लोगों के साथ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला वाला, ताम्र पाषाण काल। दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा आज ताम्र पाषाण काल। दोस्तों, इससे पहले जो पाषाण काल था, पाषाण काल
इससे पहले जो पाषाण काल था उसमें सिर्फ मानव ने पत्थरों का यूज करके औजारों को बनाया था, लेकिन ताम्र पाषाण काल वो काल है जहां पर मानव ने अपने औजारों को, अपने उपकरणों को बनाने के लिए पत्थर के साथ साथ एक धातु का इस्तेमाल किया था। उस धातु का नाम है तांबा। इसलिए इस संस्कृति का नाम, इस सभ्यता का नाम, इस काल का नाम ताम्र पाषाण काल बना। ताम्र माने तांबा और पाषाण माने पत्थर। इन दोनों को मिलाकर ही बना ताम्र पाषाण। इस सभ्यता में, इस काल में मानव ने अपने औजारों को बनाने के लिए तांबा प्लस पत्थर का यूज किया, क्योंकि पत्थरों का तो यूज वो पहले ही करता था। तांबा क्योंकि बहुत हल्का होता था, इसलिए उससे औजार नहीं बनाए जा सकते थे, इसलिए तांबे में उसने पत्थर को मिलाया और तांबा और प्लस पत्थर बनाकर उसने ताम्र पाषाण वाले औजार बनाने स्टार्ट किए। इसीलिए इसका नाम ताम्र पाषाण काल रखा गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, बुकों में भी है, इतिहासकार मानते हैं कि जो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग, सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग, सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था वो हमारा लगभग 5000 बीसी के आसपास किया। 5000 बीसी के आसपास किया, ऐसा इतिहासकार अपना मत देते हैं और ऐसा बुकों में भी लिखा हुआ है। इसका प्रमाण अगर हम देखें तो इसका प्रमाण जो तांबे का सर्वप्रथम उपयोग 5000 बीसी में मिला, इस चीज का प्रमाण हमें मद्रास के पास एक जगह है, अतिरमपक्कम नाम की एक जगह है, जहां पर हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने 5000 बीसी में कर दिया था। इस चीज़ का प्रमाण हमें एक मद्रास जगह है, मद्रास जगह में एक अतिरमपक्कम नाम की जगह है, वहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। उससे हमें पता चलता है कि मनुष्य ने 5000 बीसी में तांबे का प्रयोग कर दिया था। अब ताम्र पाषाण सभ्यता है तो हमें पता है कि तांबा और पत्थर को मिलाकर औजार बनाए गए। ये जो सभ्यता थी पूर्णतः एक ताम्र पाषाण सभ्यता। अब इसकी कुछ पॉइंट्स देखिए आप। ताम्र पाषाण सभ्यता, दोस्तों अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो इसके लिए दो मत हैं। अगर किताबों में भी है और इतिहासकार भी मानते हैं, अगर इसे तकनीकी दृष्टि से देखा जाए, तकनीकी दृष्टि से टेक्निकल वे में देखा जाए तो जो ताम्र पाषाण सभ्यता है वो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता, जो है हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, उससे पहले की सभ्यता है। लेकिन इस सभ्यता का, इस काल का जो विकास भारत के अंदर हुआ है काल के अनुसार, मतलब कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, वो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता थी उसके समकालीन या उसके बाद में हुआ है। अगर भारत में देखें तो अगर हम इसका सीधा सीधा टाइम पीरियड अगर देखें, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग फैक्टर दिए गए हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर ताम्र पाषाण सभ्यता का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर ये 900 ईसा पूर्व के आसपास चली है, क्योंकि जो 3500 ईसा पूर्व में सभ्यताएं चली थी वो भारत से बाहर थीं, और जो उसके बाद धीरे धीरे जो भारत में स्थापित होनी स्टार्ट हुई सभ्यताएं, वो हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा हड़प्पा सभ्यता, उसमें उसके समकालीन चली हैं या उससे आगे भी चली हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व के बीच में हमारी ताम्र पाषाण सभ्यताएं चली हैं। अब दूसरा पॉइंट इसका आता है कि ये ताम्र पाषाण सभ्यता किस तरीके की थी, तो ये पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। किस तरह की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता।
ग्रामीण सभ्यता होने के ग्रामीण सभ्यताएं थी। कहने का मतलब यह है कि अगर ये पूर्णतः ग्रामीण, नगरीय विकास इनमें बिल्कुल नहीं था। कहने का मतलब यह है कि अगर ग्रामीण सभ्यता थी तो जो गांवों में लोग रहते हैं, किसान, कृषक, वो सिर्फ खेती पे ही डिपेंड सभ्यता थी ये, क्योंकि वो खेती करते थे। तो इसे हम कृषक ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कृषक ग्रामीण सभ्यता। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि औजार बनाने के लिए तांबा और पत्थर को मिलाकर औजार बनाते थे। तीसरी चीज इसमें, ये लोग कच्चे मकानों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे। कच्चे मकान मतलब मिट्टी के बने हुए मकानों में रहते थे, इस समय में ताम्रपाषाण सभ्यता में या ताम्रपाषाण काल में मनुष्य को पक्की ईंटों के बारे में नहीं पता था। वो सिर्फ गांवों वाली सभ्यता थी, कच्चे मकानों को बनाकर ही रहता था। दूसरा, अपनी कच्चे मकानों में रहता था, तांबे प्लस पत्थर का प्रयोग औजार में करता था। और मातृ देवी की पूजा करता था, मातृ देवी की पूजा करता था। इसके भी कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं। मेन जो इस सभ्यता के पॉइंट्स थे वो यही हैं कि ताम्रपाषाण सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 900 ईसा पूर्व तक चली। ग्रामीण सभ्यताएं थी, पूर्णतः कोई भी नगरीय सभ्यता नहीं थी। कृषक ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। मनुष्य से केवल उस समय का मनुष्य केवल गांवों में रहकर सिर्फ कृषि करता था। कच्चे मकानों में पक्के मकान नहीं थे। तांबे और पत्थर का प्रयोग करता था औजार बनाने में, और अपनी मातृ देवी की पूजा करता था। ये पॉइंट्स हैं जो इस सभ्यता से रिलेटेड पॉइंट हैं। अब इस सभ्यता को भारत में मैंने बताया कि भारत से बाहर ये सभ्यता अगर देखी जाए तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उससे पहले डेवलप हो चुकी थी। लेकिन भारत में जहाँ जहाँ ये सभ्यता डेवलप हुई वहाँ वो टाइम पीरियड क्या था, हमारा हड़प्पा सभ्यता जब भारत में चल रही थी उसी के समकालीन, उसी के पैरेलल ये सभ्यताएं डेवलप हुई और उसके बाद तक चली। तो अब हम भारत में जहाँ जहाँ ये सभ्यताएं डेवलप हुई हैं उन जगहों का बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले एक सभ्यता है जोरवे सभ्यता, जोरवे सभ्यता। जोरवे सभ्यता मतलब ये हमारे अगर देखा जाए भारत में तो महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में डेवलप हुई, महाराष्ट्र में सभ्यताएं। ये वो सभ्यताएं हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जामों के ऊपर और इम्पोर्टेंट सभ्यताएं हैं इस ताम्रपाषाण काल की। तो महाराष्ट्र में जोरवे सभ्यता है। इस जोरवे सभ्यता के दो बहुत इंपॉर्टेंट बस्तियां हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एक है दैमाबाद और एक है इनाम गांव। आप सुन लीजिए, ये जो दो बस्तियां मैंने बताई हैं, ये इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। सबसे पहले दैमाबाद एग्जाम में पूछा गया है, या क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी बस्ती कही जाती है, सबसे बड़ी बस्ती है। ताम्रपाषाण काल की या ताम्रपाषाण सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, वो थी दैमाबाद जगह जो बस्ती है। इनाम गांव से क्या क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बताया है ये लोग
अपनी मातृ देवी की पूजा करते हैं। तो मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा करने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो इनाम गांव जगह से मिला है, जो इनाम गांव इनकी बस्ती थी। एक ये एक्सेप्शनल दोनों बस्तियां हैं, ये दोनों बस्तियां जो मैंने आपको बताई हैं, ये और ये दोनों बस्तियां नगरीय बस्ती थी, नगरीय बस्ती थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ताम्रपाषाण सभ्यताएं पूर्णतः ग्रामीण सभ्यताएं थी, लेकिन दैमाबाद और इनाम गांव ये दोनों एक्सेप्शनल केस थे, दोनों अपवाद थे। क्यों? क्योंकि ये नगरीय बस्ती, इनमें लोग पक्के मकानों में रहते थे, नगर बसे हुए थे और दोनों ही बड़ी बस्ती थी। लेकिन दोनों में से भी पूरी सभ्यता का, ताम्रपाषाण सभ्यता का पूरा देखा जाए तो वो दैमाबाद जो हमारी बस्ती है वो सबसे बड़ी बस्ती है। और ईमान गांव से जो क्वेश्चन बनेगा, अगर वो पूछेगा कि मातृ देवी की पूजा करने का साक्ष्य पाषाण काल में कहाँ से मिला है, ताम्रपाषाण काल में कहाँ से मिला है, तो वो है इनाम गांव। ये जोरवे सभ्यता है। जोरवे सभ्यता महाराष्ट्र में थी, भारत में। और इसका अगर देखें टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन 900 ईसा पूर्व के आसपास ये चली है। 900 ईसा पूर्व के पास इसका टाइम पीरियड था जोरवे सभ्यता का। चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। एक सभ्यता है, मैं इधर लिख रहा हूं, एक सभ्यता मैं बता रहा हूं आपको बनास, और एक बता रहा हूं आहाड़। दो सभ्यता, बनास और आहाड़ सभ्यता, ये दो सभ्यताएं हैं। अब ये कौन सी सभ्यताएं? ये सारी सभ्यताएं दोस्तों जो ताम्रपाषाण काल की ही सभ्यताएं हैं। बनास और आहाड़ सभ्यता अगर देखा जाए तो ये दोनों इस राजस्थान में हैं, राजस्थान में। राजस्थान में ये दोनों सभ्यताएं आती हैं। अब इस सभ्यता के ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है उसको डिस्कस करते हैं। बनास सभ्यता, अगर मैं बनास सभ्यता की बात करूं तो अभी मैंने बताया था कि ये सब ग्रामीण सभ्यताएं थी, लेकिन बनास सभ्यता में जो लोग थे वो पत्थर के बने मकानों में रहते थे, पत्थर के बने मकानों में। इस सभ्यता के लोग, जो बनास सभ्यता है, इस सभ्यता के लोग पत्थर के बने मकानों में रहते थे। आहाड़ सभ्यता से क्या क्वेश्चन बनेगा? अब देखिए, आहाड़ सभ्यता से क्वेश्चन बनता है कि ये सभ्यता ऐसी ताम्रपाषाण काल की वो सभ्यता बताइए जिसे ताम्रवती के नाम से जाना गया। तो ताम्रवती सभ्यता या ताम्रवती के नाम से जाने जाने वाली सभ्यता है आहाड़ सभ्यता। इसको हम ताम्रवती, ताम्रवती भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आहाड़ सभ्यता वो सभ्यता है या आहाड़ वो स्थान है, ये सारी सभ्यताएं उस स्थान के नाम के ऊपर रखी गई हैं। बनास राजस्थान में एक जगह है, आहाड़ भी जगह थी, और जैसे महाराष्ट्र में मैंने जोरवे बताया, ये सब एक स्थान है, उस स्थान के ऊपर ये सभ्यताएं, उस स्थान के नाम के ऊपर इन सभ्यताओं का नाम पड़ा हुआ है। तो आहाड़ को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, और ताम्रवती का मतलब होता है जहाँ से सबसे ज़्यादा तांबा मिला, सबसे ज़्यादा तांबा मिला। तो दोस्तों, बनास और आहाड़ जो सभ्यताएं हैं, इनके ऊपर जो ये क्वेश्चन है, सिर्फ ये क्वेश्चन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ताम्रपाषाण सभ्यता का या ताम्रपाषाण काल का वो सभ्यता बताइए जिसे ताम्रवती के नाम से जाना गया। तो वो है आहाड़ सभ्यता। क्यों ताम्रवती के नाम से? इसलिए जाना गया क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा मिला। सेकंड, बनास सभ्यता, वो पूछेगा, वो पूछ भी सकता है कि ताम्रपाषाण सभ्यता में ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां लोग पत्थर के बने मकानों में रहते थे। तो पत्थर के बने मकानों में बनास सभ्यता में रहते थे। वो ये पूछ सकता है कि ताम्रपाषाण सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है या सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है। तो वो है दैमाबाद। दैमाबाद आपकी जोरवे सभ्यता की बस्ती में आता है। वो पूछ सकता है मातृ देवी की पूजा करने का साक्ष्य कहाँ से मिला? इमाम गांव से मिला। वो पूछ सकता है कि
मनुष्य का तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करने का प्रमाण कहाँ से मिला? तो मद्रास में अतिरम पक्कम मिला है। और प्रमाण में मिला कौन सा औजार है? तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक तो नंबर 2 पे ये वाली सभ्यता बताई है, नंबर 1 पर आपको ये वाली सभ्यता बताई है। आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। अगर कहीं आपको कोई अभी तक पढ़ाए हुए में कहीं भी कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली सभ्यता के बारे में देखते हैं। दोस्तों तीसरी सभ्यता हमारी जो सभ्यता का नाम मैं बताने वाला हूं उसमें देख लीजिए, एक कायथा सभ्यता और एक चौथी बताने वाला हूं मैं आपको साथ में ही इसके, मालवा सभ्यता। ये ताम्र पाषाण सभ्यताओं के इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं जिनसे एग्जाम्स के अंदर अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज भी। कायथा सभ्यता और मालवा सभ्यता दोनों सभ्यताएं अगर बताऊं मैं आपको तो दोनों सभ्यताएं एमपी में हैं, मध्य प्रदेश में हैं। अगर कायथा सभ्यता और मालवा सभ्यता के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है, कायथा सभ्यता के ऊपर एक ही क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा है बुक्स के अंदर या पढ़ा है कि कायथा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी। तो कायथा सभ्यता आप सीधा सीधा पता है आपको कि चंबल नदी कहाँ बहती है? चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के पास, आसपास लिख लीजिए। और अगर मालवा सभ्यता के बारे में बताऊं तो ये वाली नर्मदा नदी के आसपास है, नर्मदा नदी के आसपास। दोनों मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। मालवा सभ्यता के ऊपर एक और पॉइंट है कि मालवा सभ्यता वो सभ्यता थी जहां से मृद भांड का मतलब होता है कि मिट्टी के बने बर्तनों, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनका साक्ष्य सबसे अच्छा मिला है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मृद भांड साक्ष्य उत्कृष्ट, क्योंकि ताम्रपाषाण सभ्यताओं में जो भी बर्तन यूज होते थे वो मिट्टी के बर्तन थे, पत्थरों के बर्तन थे, पत्थर और तांबे को मिलाकर। लेकिन मृद भांड साक्ष्य जो मिट्टी से बने बर्तन जो मिले हैं उसके जो सबसे अच्छे साक्ष्य मिले हैं वो मालवा सभ्यता से मिले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनते हैं इनमें कायथा सभ्यता में और मालवा सभ्यता में। मालवा सभ्यता में मोस्टली यही पूछ सकता है कि किस नदी के आसपास ये सभ्यता, नर्मदा नदी के आसपास कौन सी सभ्यता फैली हुई थी, तो मालवा सभ्यता थी। इनकी आपको जो इनके लोकेशन है, इनके स्टेट्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कायथा सभ्यता, मालवा सभ्यता हमारी मध्य प्रदेश में थी, बनास सभ्यता या आहड़ सभ्यता हमारी राजस्थान में थी और जोरवे सभ्यता हमारी महाराष्ट्र में थी। जोरवे सभ्यता के ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस्ती हैं, दैमाबाद और इमामगांव। इसी जो इन्हीं के रिलेटेड्स जो ज़्यादातर क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इससे बाहर कभी भी इस टाइम पीरियड के ऊपर आप बिल्कुल ना जाएं कि कौन सी सभ्यता किसके। ये तो मैंने आपको जोरवे सभ्यता बता दी है कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास थी, लेकिन इनके टाइम पीरियड कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि कायथा सभ्यता का क्या टाइम पीरियड था, मालवा सभ्यता का क्या टाइम पीरियड था। अगर हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पूछ सकता है कि जैसे कायथा सभ्यता और मालवा सभ्यता ये आपको मध्य प्रदेश में अगर मैं बताऊं तो ये पश्चिम एमपी में पड़ती हैं दोनों। ये महाराष्ट्र में पश्चिम वाली साइड में है, पश्चिम में और ये जो बनास और ये हैं ये पड़ती हैं दक्षिण पूर्व में।
एक चीज़ ये भी पूछ सकता है कि आपको एग्जैक्ट वो मैप में आपको पूछ ले कि मैप में आपको बताए कि ये वाली सभ्यता कहाँ थी। तो दोस्तों ताम्र पाषाण सभ्यता से रिलेटेड जितना भी पॉइंट थे, जितनी भी स्टडी थी, वो मैंने आपको बताई है कि ताम्र पाषाण सभ्यता वो सभ्यता है जिसमें मनुष्य तांबे और पत्थर को मिलाकर अपने औजार, अपने उपकरण बनाया करता था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि तांबे का उपयोग कहाँ से करा, उसका प्रमाण कहाँ से मिला। ताम्र पाषाण सभ्यता जो है, ताम्र पाषाण सभ्यता जो इतनी ईस्वी तक चली और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्रामीण सभ्यता है। इसके पहले में हड़प्पा या कांस्य युगीन सभ्यता चली है, लेकिन वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो नगरीय सभ्यता है। वहाँ लोग बिल्कुल जैसे हम आधुनिक आज जैसे शहरों में रहते हैं ऐसे ही उनके शहर हुआ करते थे, लेकिन ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रामीण सभ्यता है, लोग कृषि करते थे, कच्चे मकानों में मिट्टी के में रहते थे, पक्की ईंटों का कोई जिक्र नहीं है। तांबे और पत्थर का प्रयोग ये पहले बता चुका हूँ। मातृ देवी की पूजा करते थे और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इमाम गांव एक बस्ती है, वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों क्या है? एक नगरीय बस्ती है जोरवे सभ्यता, ये इसका अपवाद है। अगर आपको देखें तो आपसे ये भी कह सकता है, इन दोनों के नाम ना देकर वो कह सकता है कि ताम्र पाषाण सभ्यता की वो कौन सी सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता थी, तो उसे आप जोरवे सभ्यता भी बोल सकते हैं। बनास और आहार सभ्यता में ये दोनों चीज बनती हैं कि आहार सभ्यता को ताम्रवती के नाम से जाना गया है। ताम्रवती बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि ताम्र पाषाण सभ्यता का वो कौन सा स्थान है या वो कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्रवती के नाम से जाना गया है। तो ताम्रवती से इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा मिला है। दूसरा, बनास सभ्यता के लोग पत्थर के बागानों में रहते थे। कायथा सभ्यता चंबल नदी के पास पड़ती है। मालवा सभ्यता जो है नर्मदा नदी के आसपास पड़ती है। दोस्तों जो भी अगर मोस्टली ये देखा गया है या इतिहासकार ये मानते हैं कि जो इतिहास में जितनी भी सभ्यताएं, जितनी भी संस्कृति बनी हैं वो आसपास किसी नदी के आसपास ही क्षेत्रों में बनी है, क्योंकि सबसे पहले आदमी को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, कृषि करने के लिए, खाना बनाने के लिए, रहने के लिए, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए एक पानी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो ज़्यादातर हर नदी के आसपास ही कुछ ना कुछ सभ्यताएँ बनी हैं। अब बात करते हैं, ताम्र पाषाण सभ्यता डेवलप तो हुई लेकिन इसका ज़्यादा विकास ना होकर ये समाप्ति की ओर गई। ऐसा क्या था? क्यों? तो इसका सिर्फ एक रीज़न है दोस्तों, इसकी समाप्ति के जो कारण हैं, समाप्ति का सिर्फ एक कारण है। एक तो अगर मैं यहाँ लिखूँ समाप्ति का कारण, समाप्ति का कारण, अगर ताम्र पाषाण काल की समाप्ति का कारण मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक कारण है, कम वर्षा या सूखा पड़ना। उस समय बारिश का कम होना और आसपास के क्षेत्रों में सूखा पड़ना इस सभ्यता की समाप्ति का कारण है। तो दोस्तों ये हुई हमारी ताम्र पाषाण सभ्यता। अगर आपको पूरी सभ्यता में मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो इंडिया के अंदर सभ्यताएं हैं वो सारी सभ्यताएं बताई हैं, आपको बाहर को इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक जितने भी एग्जाम मैंने देखे हैं या जितने भी स्टडी मटेरियल से मैं पढ़ता हूँ या अपने नोट्स बनाता हूँ, सब में इन्हीं एग्जामों के ऊपर और जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर चुका हूँ कि जितने भी बनास से जो क्वेश्चन आया, आहार से जो क्वेश्चन आया, कायथा से जो आया, मालवा से जो आया, जोरवे से जो आया, और समाप्ति का कारण मैंने आपको बता दिया। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा जो ताम्र पाषाण सभ्यता है ये हमारी ख़त्म होती है। अगर अब कोई भी आपको इसमें दिक्कत आ रही हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, कोई भी आपके माइंड में कुछ भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आपकी डेवलप होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। अगला अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमने दूसरा टॉपिक था महापाषाण काल या महापाषाण सभ्यता। दोस्तों जब आप ये पूरी वीडियोस देखा करें तो आप ये जानने की कोशिश करें कि जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चंस आए हैं वो जो मैं मटेरियल, जो स्टडी में आपको बता रहा हूँ उसमें कवर हो जाते हैं अपने आप ही।
क्वेश्चन, जैसे मैंने आज ये सारी सभ्यताओं के ऊपर क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी किसी एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा ताम्रपाषाण के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, कि आप बहुत ज़्यादा लेंथी पढ़ें। ताम्रपाषाण काल के लिए इतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अगला सेकंड जो हमने आज का टॉपिक लिया है वो है हमारा महापाषाण काल। महापाषाण काल। महापाषाण काल या महापाषाण संस्कृति भी बोल सकते हैं, या महापाषाण सभ्यता भी बोल सकते हैं। अब महापाषाण, दोस्तों इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब हमारी हिस्ट्री में उत्तर भारत में हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता या हमारी ताम्रपाषाण सभ्यता, वैदिक सभ्यता चल रही थी, उसी समय दक्षिण में महापाषाण काल चल रहा था। अगर इस महापाषाण काल का अगर मैं टाइम पीरियड समय बताऊं आपको, तो वो 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के पास, इस महापाषाण काल का। अब महापाषाण नाम से भी समझ में आ रहा होगा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और महा का मतलब होता है बड़ा, तो बड़े बड़े पत्थरों का काल चला है। अब ये कौन सा काल है ये समझ लीजिए। इस महापाषाण का जो मतलब होता है, महापाषाण जो शब्द है हमारा, ये कहाँ से लिया गया है और क्या अर्थ है इसका। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है मैंगलिथ। क्या वर्ड होता है? मैंगलिथ। इस मैंगलिथ वर्ड का हिंदी रूपांतरण है महापाषाण काल, इस मैंगलिथ शब्द का। और इसका अर्थ है, अर्थ क्या है इसका, कि बड़े बड़े पत्थरों से बनी कब्र या स्मारक। बड़े बड़े पत्थरों, जो उस समय पाषाण काल, जो उस समय बड़े बड़े पत्थर थे, उनसे बनी हुई कब्र या स्मारक। इसका अर्थ ये होता है, महापाषाण शब्द जो इंग्लिश में एक वर्ड होता है हमारा, अंग्रेजी में लिख लीजिए, अंग्रेजी में मैंगलिथ नाम का एक वर्ड होता है, उसका हिंदी रूपांतरण है हमारा महापाषाण काल। और महापाषाण का अगर हम अर्थ देखें तो वो है बड़े बड़े पत्थरों से बनी कब्र या स्मारक। अब इस काल में होता क्या था कि महापाषाण काल, आपको मैंने बता दिया चल कहाँ रहा था ये महापाषाण काल। महापाषाण काल दक्षिण भारत में, मोस्टली दक्षिण भारत में महापाषाण काल चल रहा था, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि ये उत्तर पूर्व में कहाँ था, कश्मीर में चल रहा था, कश्मीर में भी। ये इसका एक अपवाद है कि महापाषाण काल मोस्टली दक्षिण भारत में चला है, समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक। इसका एक अपवाद है कि ये उत्तर पूर्व में कहाँ चला है, कश्मीर में भी चला है। अब महापाषाण काल का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, महापाषाण काल का मतलब मैंने आपको उसका अंग्रेजी में मतलब बताया, उसका अर्थ बताया। अब इस महापाषाण काल में होता क्या था, महापाषाण काल में जो लोग थे वो अपने जो उनके पूर्वज या उनके जो अपने रिश्तेदार या उनका अपना कोई बच्चा जो मर जाता था, उसके मृतक शरीर को का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास दो विधियां थी। एक महापाषाण काल में वो क्या करते थे, एक विधि थी आंशिक शवादान, आंशिक शवादान महापाषाण काल में, क्योंकि कब्र का मतलब हुआ है तो कब्र का मतलब मृतक शरीर को दफनाने के लिए है। एक वो यूज करते थे पूर्ण समाधान,
पूर्ण शवाधान। अब ये क्या चीज है, आंशिक शवाधान और पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान का मतलब होता है कि इस काल में, महापाषाण काल में, उनके जो रिलेटिव्स या रिश्तेदार या कोई भी उनका अपना खत्म होता था, मरता था, मृत्यु को प्राप्त होता था, उसके मृतक शरीर को वो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ना तो उसे दफनाते थे ना उसे जलाते थे। वो क्या करते थे, उसके शरीर को किसी भी खुले स्थान पर ऐसे ही छोड़ आते थे। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा ये थी कि अगर हम इसे दफनाते हैं तो जो हमारा ज़मीन में प्रदूषण फैलता है, मतलब कि ज़मीन गंदी होती है, अगर हम इसको जलाते हैं तो उसका मतलब है कि वायु में प्रदूषण फैलता है। तो वो उसके शव को, उसके जो उसका शरीर था, उसको खुले में छोड़ के आते हैं। खुले में छोड़ के आने के बाद वहाँ पर जो उपस्थित जीव जंतु होते हैं या जो पशु पक्षी होते हैं वो उसके शरीर को खा जाते हैं। आंशिक शवाधान के अंदर कि कहने का मतलब यह है कि मृतक शरीर को खुले स्थान पर रख आते थे और जीव जंतु, पक्षी उस शरीर को खा जाते थे। इस महापाषाण काल में जो मोस्टली अंतिम संस्कार की जो विधि अपनाई गई है वो आंशिक समाधान ही है, लेकिन कुछ स्थानों पर हमें पूर्ण समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। अब पूर्ण समाधान सुन लीजिए, ये कौन सा तरीका था या ये कौन सी विधि थी। पूर्ण समाधान में वो अपने के मृतक शरीर को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें जो पत्थरों से बनी कब्र थी, बड़ी बड़ी कब्र थी, उनके अंदर दफनाते थे। अब उसको दफनाने की भी एक विधि थी कि वो पूर्व पश्चिम विधि से अपनाते थे। मतलब उस मृतक शरीर का उस कब्र के अंदर जो सिर है वो पूर्व की ओर और जो पैर हैं वो पश्चिम की ओर होने चाहिए। तो पूर्ण समाधान विधि में क्या करते थे कि मृतक शरीर को कब्र के अंदर दफनाते थे और किस विधि से? पूर्व पश्चिम विधि से। पूर्व पश्चिम विधि से। पूर्व पश्चिम विधि कौन सी है कि उसका जो सिर है, सिर पूर्व में और पैर उसके पश्चिम में होने चाहिए। इस विधि से वो उस मृतक शरीर को कब्र के अंदर दफनाते थे। तो ये दो आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान तो मोस्टली वो करते थे, सब जगह आंशिक समाधान ही यूज होता था, लेकिन पूर्ण समाधान करने के साक्ष्य भी मिले हैं। जैसे दो स्थान हैं, एक तो आप मान सकते हैं मूसली एक जगह पड़ती है, वहां पर मिले हैं। एक नागार्जुन कुंडा एक जगह है, वहां पर इन दो स्थानों पर ये पूर्ण समाधान करने के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि पूर्ण समाधान करने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मूसली से या नागार्जुन कुंडा नाम की जगह से पूर्ण समाधान करने के। अब इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि पूछ सकता है कि पूर्ण समाधान में कौन सी विधि अपनाई जाती थी या पूर्ण समाधान जो करते थे उसमें क्या टेक्निक वो अपनाते थे, तो कब्र के अंदर दफनाते थे। और पूर्व पश्चिम जो ये वाली विधि मैंने आपको बताई है, पूर्व पश्चिम विधि से अपनाते थे। मतलब कि मृतक शरीर को जब कब्र के अंदर रखते थे तो दफनाते थे, तो उसका सिर जो है वो पूर्व की ओर होना चाहिए,
पैर पश्चिम की ओर होना चाहिए। और यहाँ से इस समाधान के साक्ष्य मिले हैं मूसली से और नागार्जुन कुंडा से। आंशिक संविधान में मैंने आपको बता दिया कि मृतक शरीर को खुले स्थान पर रखाते थे और जीव जंतु पक्षी उसके शरीर को खा जाते थे। उसके पीछे क्या विचारधारा थी वो भी मैंने आपको बताई। एक समाधान और वो करते थे, वो उसका भी नाम सुन लीजिए। उस समाधान को हम बोलते हैं कलश समाधान। क्या बोलते हैं? कलश समाधान। एक ये और समाधान के साक्ष्य मिले हैं। अब वो देख लीजिए ये समाधान क्या था। जैसे किसी के परिवार में कोई बच्चा खत्म होता है तो वो क्या करते थे, उस बच्चे को बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए घड़ों के अंदर, मतलब कि घड़ों को कलश बोला जाता है, तो उस घड़े के अंदर रख के, ना कि उसे कब्र के अंदर रखते थे, मतलब कि घड़े के अंदर रख के और जब उसे दफनाते थे। तो इसमें क्या है कि मृतक कलश समाधान में बस ये लिखना है आपको, मृतक बच्चे के शरीर को, मृतक बच्चे को बड़े बड़े घड़ों में रखकर, इतना याद रखिए कि कलश समाधान में क्या करते थे कि मृतक बच्चे को बड़े बड़े घड़ों के अंदर रखकर जब दफनाते थे। अब 3 तरीके के हो गए। ज़्यादातर तो अगर मैं देखूं 90% समाधान जो होता था वो आंशिक समाधान होता था। फिर उसके बाद कुछ जगहों पर पूर्ण समाधान भी हुआ और कलश समाधान, जो बच्चे मरते थे उनको वो कलश समाधान करते थे। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि अगर आज भी ये वाला जो समाधान है आंशिक समाधान, इस विधि से आज के आधुनिक जीवन में कौन सा धर्म, या जो आज भी वो धर्म है, कौन सा धर्म इस वाले आंशिक समाधान को अपनाता है अपने मृतकों के अंतिम संस्कार में, तो वो है पारसी धर्म। आज भी पारसी धर्म के लोग ना तो अपने मृतकों के शरीर को दफनाते हैं, ना जलाते हैं, ना बहाते हैं, कुछ नहीं करते। वो सिर्फ आंशिक समाधान वाली प्रक्रिया, मृतक शरीर अपने जो भी उनका कोई मरता है उसकी मृतक शरीर को एक पर्टिकुलर जगह होती है, उस समय भी एक जगह निर्धारित थी कि वो कहीं ऊंचे स्थान पर या जंगल में उस शरीर को रखाते हैं और उसे जीव जंतु और पक्षी खा जाते हैं। तो दोस्तों महापाषाण काल से भी सिर्फ इतना ही है। सिर्फ क्वेश्चन जो बनेंगे वो यही है कि महापाषाण काल का जो आंशिक समाधान के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें किस तरह की विधि अपनाई जाती है। पूर्ण समाधान क्या था, कलश समाधान क्या था। मोस्टली दक्षिण भारत में इसका ज़्यादा विकास हुआ है, ज़्यादा डेवलप हुआ है। और एक अपवाद है कि अगर उत्तर पूर्व वाले भारत के ऊपर वाले इलाके में देखें तो कश्मीर वाली जगह पर आंशिक समाधान जो महापाषाण काल चलता था। इस कलश समाधान का जो साक्ष्य है एक जगह मिला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कलश समाधान वो देख लीजिए, इसका जो मिला है कलश समाधान का, एक तमिलनाडु में जगह है, तमिलनाडु में चिंगलपट्टू। अगर कलश समाधान, पूर्ण समाधान के तो मैंने आपको बता दिए कि मूसली और नागार्जुन कुंडा से मिले हैं, लेकिन अगर कलश समाधान का साक्ष्य मिला है तो वो हमें तमिलनाडु में चिंगलपट्टू नाम का एक स्थान है, वहाँ से कलश समाधान के हमें साक्ष्य मिले हैं। ये जो साक्ष्य मिलते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों महापाषाण काल इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कहीं बाहर नहीं आता। समाधानों के बारे में ही वो हमेशा पूछता है कि पूर्ण समाधान में ये वाली विधि के बारे में पूछ लेता है कि पूर्व पश्चिम विधि कौन से समाधान के अंदर अपनाई गई है, तो वो पूर्ण समाधान होता है। आपको मैंने बता दिया कि महापाषाण शब्द का अर्थ क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई कब्र स्मारक, जो बड़े बड़े पत्थरों से कब्र बनाते हैं। कहाँ से लिया गया है, इंग्लिश में मेगालिथ वर्ड से लिया गया है महापाषाण, इसका हिंदी रूपांतरण है। समय आपको टाइम बता दिया। दोस्तों आज मैंने अपनी वीडियो में ये 2 टॉपिक, एक तो आपका महापाषाण काल और एक ताम्रपाषाण सभ्यता, जो ताम्रपाषाण काल था, ये दोनों आज कवर किए हैं। अगर आशा करता हूँ कि आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जितना मैंने प्रयास करा है, जितना मैंने इसमें एफर्ट डाला है, वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ इससे भी कुछ ज़्यादा होता या इतना सफिशिएंट है
जितना भी मैंने थ्योरी मटेरियल आपको दिया है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जामों में आए हुए हैं, और मैंने वो क्वेश्चन भी अपने दोनों टॉपिक्स में क्लियर भी करे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, सफिशिएंट मैटर है, इससे ज़्यादा कहीं कोई कुछ पूछता नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि हाँ जी इससे भी ज़्यादा कुछ पढ़ा जा सकता है, या कुछ आपको और लिखने में, या मैंने पहले ही बताया था कि मेरे समझाने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर उसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो बनाई हुई या मेरे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं आप उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देखिए। अगर उसके अंदर मैटर आपको समझ में आता है जब भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा हिस्ट्री में। और धीरे धीरे अभी ये मैं आपका एक प्लेटफॉर्म, एक बेस धीरे धीरे तैयार होता जा रहा है। धीरे धीरे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। इससे बाद अगले टॉपिक्स मैं आपके चलाऊंगा, जो आने वाले अपकमिंग वीडियोस में मेरे टॉपिक्स होंगे। मैं आपको पहले बताऊंगा कि हमारे जो टाइम पीरियड के हिसाब से उत्तर भारत में कौन कौन से संस्कृति चली हैं, कौन कौन से वंश आए हैं, और उसके पैरेलल में अकॉर्डिंग में हमारे जो साउथ में पार्ट चले हैं, साउथ में कौन कौन से राजवंश आए, कौन कौन सी संस्कृतियाँ चले। क्योंकि जब हम दोनों चीज़ पैरेलल में लेके चलेंगे तो हमें हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा ईजिली समझ में आएगी और हमें एक इंटरेस्टिंग लगेगा। आज मैं आपको उत्तर भारत पढ़ा दूं और आने वाले 1 महीने बाद मैं आपको दक्षिण भारत में पढ़ाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पैरेलल में लेके चलूंगा, इसलिए आप मेरी वीडियो से लगातार जुड़े रहें, उसे लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।